दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द केमिस्ट क्लब। जैसा कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, दोस्तों ये क्वांटम मैकेनिक्स का पास्ट पार्ट है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है। बेसिकली केमिस्ट्री, जो क्वांटम केमिस्ट्री होती है उसके अंडर ये टॉपिक आता है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सारे हम डील करेंगे। तो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि SHO जो हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है वो होता क्या है। तो बेसिकली देखो दोस्तों, आपने कभी देखा होगा कि जैसे ये मेरा कोई भी मेरी दीवार है, ठीक है। यहाँ से मैंने स्प्रिंग एक लटका रखी है, ऐसे कुछ, ये मेरी स्प्रिंग है, ओके। और यहाँ पर मैंने कुछ उसके एक ईंट लगा रखी है, या कुछ भी कोई चीज़ मैंने बांध रखी है। यहाँ पे मैंने कुछ उससे एक बांध रखा है। अब मैंने क्या किया ना, इसको मैंने खींचा, ओके। तो इसको मैंने खींचा इस डायरेक्शन में। तो अब आप देखोगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में है, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। और इसको जो अब स्प्रिंग क्या करती है, जब मैं इसको खींचती हूँ तो जब मैं छोड़ूंगी तो ये वापस इधर आएगी, वापस बैक आती है, ठीक है। मतलब इसको फोर्स किस तरफ एक्ट कर रही है, इस डायरेक्शन में। तो वही एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का फंडा होता है कि जो इस फोर्स को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, ओके। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसीलिए जो यहाँ पर हमारी फोर्स निकल के आती है वो होती है -kx। k जो होता है ये हमारा एक कांस्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। x हमारा डिस्प्लेसमेंट बताता है, और ये हमें बताता है रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है बेसिकली F जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बट उसका नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो क्वेश्चन जो यहाँ पर हमारे दिमाग में आता है कि हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को पढ़ते क्यों हैं, और ऑब्वियस है ये क्वेश्चन आना ही चाहिए हमारे दिमाग में। तो बेटा इसका बहुत आसान उत्तर है, वो क्या है कि जब भी आप हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल मैं CO की बात कर रही हूँ, ओके। तो CO का कुछ आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हमारा जो केमिस्ट्री होती है ना, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम बॉन्ड्स पढ़ते हैं, ठीक है। बॉन्ड्स क्या होता है, बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हम इमेजिन करने के लिए हम क्या मान के चलते हैं, ये एक डंडा है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डंडा। अब देख लेना हिंदी ठीक है कि नहीं, बट हाँ आप समझ लीजिए कि ये डंडा है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, हम लोग जब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं केमिस्ट्री में, तो हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि हमें इसको किससे रिलेट करना है, हमारे एक्चुअल एटम से, हमारे मॉलिक्यूल से, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो किस पर बेस्ड होती है, वाइब्रेशन पे। और वो कौन सी वाइब्रेशंस होती हैं, हमारी बॉन्ड वाइब्रेशंस, ठीक है। बॉन्ड वाइब्रेशंस होती हैं हमारी। बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो दो एटम्स हैं वो एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जब हम इनको थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं। मतलब वो बॉन्ड आपस में, ये जो एटम्स हैं, ऑब्वियसली ये जो एटम्स है ये किससे जुड़े हुए हैं, एक बॉन्ड से। तो ये बॉन्ड जो होता है ये पूरा ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है। या फिर आपने कुछ अलग तरीके की वाइब्रेशनल मोशन देखे होंगे, स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेच हो गया, वैकिंग हो गया, सिजरिंग हो गया, रॉकिंग हो गया। तो इन तरीके के हमारे को वाइब्रेशनल मोशंस हमारे को देखने को मिलते हैं। तो अब हमें उनको पढ़ना था। अगर मुझे उनके बारे में एक डिटेल्ड स्टडी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ऐसा मॉडल लेके आना पड़ेगा जो मेरे ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, और जो मेरे लिए इन सिस्टम्स को डील करना आसान कर दे, ओके। इसीलिए हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने रेजोनेंस पढ़ा होगा, ठीक है। रेजोनेंस आपने पढ़ा होगा। रेजोनेंस में क्या होता है कि अगर आपके पास एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इस तरीके का आपके पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसको आप एक्सटेंड कर लो, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट हुआ। तो ये कैसा मोशन है, एक लीनियर मोशन है। तो लीनियर मोशन को डिस्कवर करने के लिए हम लोग कौन सा मॉडल लेके आए थे, पार्टिकल इन बॉक्स।
पार्टिकल इन बॉक्स वाले मॉडल को हम लेके आए थे। क्यों? क्योंकि हमें एक लीनियर मोशन को स्टडी करना था। अब ऐसे ही हम लोगों को अगर एक 3D मॉडल चाहिए तो पार्टिकल इन क्या लाए थे हम, पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स से हम क्या स्टडी कर सकते हैं, हम बेंजीन रिंग को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक 3D मॉडल है। इनफैक्ट बेंजीन तो हमारी प्लेनर होती है, बट अगर आप और भी कंपाउंड्स देखें जो 3D मॉलिकुलर होते हैं, उनको क्या होता है, उनके लिए हमें कैसा चाहिए होता है, एक 3D मॉडल चाहिए होता है। ठीक है, अब हमारे जो एटम्स होते हैं वो रोटेट भी करते हैं। ठीक है, वो रोटेट करते हैं अपनी पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे वो रोटेट करते हैं। हो सकता है हमारा बॉन्ड जो है वो रोटेट कर जाए, मतलब इस तरीके का बॉन्ड है। ठीक है, उसको थोड़ी एनर्जी मिले तो वो रोटेट करने लग जाए, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, रोटेशनल मोशन। तो उसके लिए हम क्या लेके आए, एक रिजिड रोटर लेके आए। रिजिड रोटर हम पढ़ते हैं, रिजिड रोटर हम क्यों पढ़ते हैं, जो हमारा एक नॉर्मल रिजिड रोटर होता है, हम लोग डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर सकते हैं। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, एक एटम दूसरे एटम से ऐसे जुड़ा हुआ है। अब ये कैसे, एक्स एक्सिस पे भी रोटेट कर सकता है, वाई एक्सिस पे भी रोटेट कर सकता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी रोटेट कर सकता है, मतलब ऐसे रोटेट कर गया, फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी रोटेट कर सकता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी रोटेट कर सकता है। तो ऐसे सिस्टम्स को डील करने के लिए हमने एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया रिजिड रोटर का। सिमिलरली अगर मेरा 3D मॉलिक्यूल है, मतलब अमोनिया की अगर मैं बात करूँ, तो इसके लिए मुझे कैसा मॉडल चाहिए, इसके लिए मुझे एक नॉन रिजिड रोटर जो हमारा एक 3D मॉडल होता है उसको डील करता है। ओके, अब वाइब्रेशनल मोशन मुझे पढ़ना था तो मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन को लेकर आई, लेकिन हमारे जो एक्चुअल सिस्टम होता है उनमें कुछ अनहार्मोनिसिटी भी होती है, तो हम उसको भी डिस्कस करते हैं इस मॉडल में आगे जाके। जो हमारा एक रियल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें हम पढ़ेंगे। और हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसकी जो ये जो थ्योरी है ये हमारे को किसको हेल्प करती है डील करने में, एरोमेटिक कंपाउंड्स को। एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए हमें एक मॉडल चाहिए था, तो हम हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लेके आए। ठीक है, और फिर हम कुछ वेरिएशनल प्रिंसिपल पढ़ते हैं, पर्टर्बेशन थ्योरी पढ़ते हैं। ये सब क्या है, ये इन सब मॉडल्स की एक्सटेंशन है। मतलब अगर हमारी इन मॉडल से कुछ एनर्जी में ऊपर नीचे आ रहा है तो वो हम वेरिएशनल प्रिंसिपल से, पर्टर्बेशन थ्योरी से हम उसको एक्यूरेट ला सकते हैं। तो ये बात हो गई। तो इसलिए बच्चों हम लोग कुछ मॉडल्स पढ़ते हैं क्वांटम केमिस्ट्री में, ताकि क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि हम लोग क्वांटम में ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो बेटा ये उसका एक्सटेंशन है। ठीक है, हम लोग रिजिड रोटर कब पढ़ते हैं, ताकि हम ये रोटेशनल मोशन डिस्कस कर सकें। पार्टिकल इन अ बॉक्स मॉडल पढ़ते हैं ताकि हम लीनियर मोशन देख सकें किसी भी एटम का या पार्टिकल का, वॉट एवर इट इज़। ओके, सो ये सब चीज़ें होते हैं। और टनलिंग इफेक्ट भी हम पढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा जो पार्टिकल होता है वो एक पर्टिकुलर, जो हमें लगता है कि इस बैरियर से उसको जाना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो इस पाथ को फॉलो करना चाहिए, बट वो इस पाथ को फॉलो नहीं करता। वो क्या करता है, टनल कर जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को वो क्रॉस नहीं करता है, बट वो क्या करता है, टनलिंग इफेक्ट शो करता है। तो इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे। सो बच्चों, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। सो नाउ आई विल गो टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ अबाउट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो हमारी एनर्जी होती है दैट इज़ हाफ kx²। तो ये जो एनर्जी होती है ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, एंड इट इज़ गिवन बाय हुक्स लॉ। ये हमें कौन देता है, हुक्स लॉ देता है। ठीक है, एंड बच्चों देखो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मुझे 100% पता है कि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि इतना डिटेल में आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, कोई भी ट्यूटर एक्सप्लेन नहीं करेगा, जितना बेसिक से मैंने आपको सारे मॉडल यहाँ पर समझाए हैं। सो मेरा मुद्दा यही रहेगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर सको। सो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इन हार्मोनिक ऑसिलेटर वो हमें कौन देता है, हुक्स लॉ, और ये उसका फॉर्मूला होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोर्स कांस्टेंट होता है और एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बेटा फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, अब आपको लग रहा होगा। तो फोर्स कांस्टेंट को आप अभी ये मान के चलो, ये हमारे को क्या बता रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बता रहा है। क्योंकि आपने कभी IR जब पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि हम लोग जो K जो होता है ये अगर ज़्यादा होगा तो मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए K की वैल्यू ज़्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट. सो नाउ अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर मुझे इस मॉडल को सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका एक ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो एक हमें एनर्जी ऑपरेटर पता है विच इज़ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. सो हैमिल्टोनियन क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ हैमिल्टोनियन. बेसिकली यहाँ पर आप लिख लीजिएगा इट इज़ द एनर्जी ऑपरेटर. ठीक है, एनर्जी ऑपरेटर अगर आपको ये पता रहेगा कि हैमिल्टोनियन जो है वो एक एनर्जी ऑपरेटर है, तो यहाँ पर एक चीज़ और भी लिख सकते हो आप, ये एक टोटल एनर्जी ऑपरेटर है. टोटल एनर्जी ऑपरेटर का मतलब क्या है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. सो हैमिल्टोनियन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी भी मॉडल के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसका हैमिल्टोनियन लिखते हैं. ठीक है, हैमिल्टोनियन जो ऑपरेटर होता है वो हमारा टोटल एनर्जी ऑपरेटर होता है, एंड वो हमें किसका मतलब किसके सम से बनता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से. सो पोटेंशियल एनर्जी हम अपना V से डिनोट करते हैं और काइनेटिक एनर्जी हम अपना T से डिनोट करते हैं. ठीक है, सो ये हमारी नोटेशन हो जाएगी जो हम यूज़ करने वाले हैं. सिंस अब मुझे इसकी हैमिल्टोनियन बनाना है, तो बच्चों हैमिल्टोनियन बनाना इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजी टास्क. वो मैं आपको बताती हूँ हम कैसे बनाते हैं. सो हैमिल्टोनियन जो है वो मेरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर आपको पता है विच इज़ माइनस एच का डायरेक्ट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर. अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ये मैंने कैसे लिखा है तो आप मेरी प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिएगा. आइगन फंक्शन वाली भी एक वीडियो है और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाली भी वीडियो जो मैंने अभी डाली है, उसमें मैंने आपको बताया है कि ये मेरा कैसे आया है. ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हो गया. और इसमें हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर. अगर आपको पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए हैमिल्टोनियन लिखना है तो वो भी लिखना बहुत आसान है. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. पार्टिकल इन अ बॉक्स आपका क्या होता है, अंदर की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, तो ये तो आपका क्या हो गया, ज़ीरो. बस काइनेटिक एनर्जी रहेगी, तो बस वहाँ पर आप क्या लिखोगे, माइनस एच डायरेक्ट स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स. सो हमारे हैमिल्टोनियन की बात करें तो आपका हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा, एच हैमिल्टोनियन जो है आपका, ये आपका क्या बनेगा, माइनस ऑफ एच डायरेक्ट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय हाफ के एक्स स्क्वायर. क्योंकि आपका क्या आएगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी तो आएगी, क्योंकि हैमिल्टोनियन इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. ऑल्सो अगर आपको एंगुलर फ्रिक्वेंसी की यूनिट्स में आपको लिखना है, अगर आपको कई बार क्या करता है वो के को रिप्लेस कर देता है एम ओमेगा स्क्वायर से. ठीक है, तो आपको अगर एम ओमेगा स्क्वायर से लिख देता है, जहाँ पर ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो जाती है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई टी, 2 पाई टाइम पीरियड, और हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 पाई न्यू. ठीक है, इस तरीके से भी कई बार वो हैमिल्टोनियन को हमारे लिख देता है. तो आपका हैमिल्टोनियन बन जाएगा माइनस ऑफ एच डायरेक्ट स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर बाय इंटू एक्स स्क्वायर. तो ये आपका नया हैमिल्टोनियन बन जाएगा. ओके, तो अब आपको क्या लिखना है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन. श्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या होती है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन योर वेव फंक्शन इज गिविंग यू एनर्जी एज योर आइगन वैल्यू एंड योर फंक्शन बैक. ठीक है, तो एच जो होता है वो यहाँ पर आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है. हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है. हैमिल्टोनियन क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. सो अब आपको क्या करना है, माइनस ऑफ एच डायरेक्ट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये डेल है पार्शियल डेरिवेटिव, प्लस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, या फिर आप यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो. इसको आप ब्रैकेट में डाल दो और यहाँ पर आपका साई हो जाएगा और आपको मिल जाएगा ई साई. ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगी, एनर्जी. ठीक है, एनर्जी मिलेगी किसकी, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की. तो जो क्या होती है, n प्लस हाफ एच न्यू, ये आपकी एनर्जी होती है. ठीक है, सो अब ये सॉल्व कैसे करना है ये हमें नहीं देखना, क्योंकि ये आपके नेट एग्ज़ाम में नहीं आएगा. सो इस वजह से मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी. सो अब आपको क्या जानना है, वेव फंक्शन, क्योंकि कई बार वो हमसे वेव फंक्शन लिखवा सकता है कि वेव फंक्शन क्या होगा. तो वेव फंक्शन के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपके वेव फंक्शन में क्या होता है, सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है. फिर इसके जो वेव फंक्शन होता है उसमें एक पॉलिनॉमियल होगा,
और फिर उसके बाद उसका जो नेचर बताने वाला एक्चुअल वेव फंक्शन होगा। ओके, सो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमारे क्या करता है, वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करता है। ओके, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, साई स्टार साई डी टाउ इज़ 1, ठीक है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है इज़ 1। और पॉलिनॉमियल एक हमारा पॉलिनॉमियल फंक्शन होता है और उसका नेचर कैसा होगा, गॉसियन होगा या फिर कोई और अलग फंक्शन होगा, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर पता चलता है। सो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो वेव फंक्शन होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। और आपका जो हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन होता है उसमें भी कुछ ऐसे ही होता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है, पॉलिनॉमियल होता है और उसका नेचर बताने वाला एक पर्टिकुलर यहाँ पर फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को तो मैं n से डिनोट कर दे रही हूँ, और पॉलिनॉमियल का जो यहाँ पर नेचर होता है वो होता है हर्माइट पॉलिनॉमियल, ठीक है, हर्माइट पॉलिनॉमियल होता है जिसको मैं hn से डिनोट करूँगी, ठीक है। और आपका जो नेचर ऑफ फंक्शन होता है वो होता है गॉसियन, गॉसियन फंक्शन होता है जिसको मैं डिनोट करती हूँ e⁻⁻c⁴। तो गॉसियन जिनको नहीं पता तो उनके उस गॉसियन के लिए कुछ कर्व इस तरीके से आता है। और एक फंक्शन होता है जो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, डिकेइंग फंक्शन, वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, वो डिके करता है, इस तरीके से डिके करेगा आपका। तो उसका फंक्शन जो होता है e⁻⁻c⁴, इस तरीके से उसका फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं डिकेइंग फंक्शन, और ये होता है हमारा गॉसियन फंक्शन। तो ये हमारा नेचर होता है किसका, हमारे वेव फंक्शन का, जो हम यूज़ करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में। ओके, सो इस तरीके का वो हमें कुछ दिखता है। और जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें जो आपका पॉलिनॉमियल होता है उसमें लेजेंडरी पॉलिनॉमियल होता है और स्फेरिकल हार्मोनिक्स, मतलब एक एल होता है और एक वाई, एल एम, ये हमारा लेजेंडरी पॉलिनॉमियल होता है और ये हमारा स्फेरिकल हार्मोनिक्स होता है। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे, और या फिर जब मैं आपको हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन से हैंडशेक कराऊंगी। येस ऑफ कोर्स हैंडशेक, बिकॉज ये भी एक मेरा नया टॉपिक होगा। सो हार्माइट पॉलिनॉमियल के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं, वो होता क्या है और उसकी ट्रिक देखते हैं कि अगर एग्जाम में उस पर क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे डायरेक्टली हार्माइट पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दोस्तों आपका जो हार्माइट पॉलिनॉमियल की जो वैल्यू होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। इसको हम बोलते हैं जीटा, विच इज़ इक्वल्स टू -1 की पावर में n e⁻⁻ζ² डी n e⁻⁻ζ² डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ जीटा की पावर n। सो ये आपका हार्माइट पॉलिनॉमियल होता है। तो बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपको डरना नहीं है, ये क्या लिखा है डरिए मत, क्योंकि इसको हमें कहीं यूज़ ही नहीं करना है। आपको मैं ट्रिक बताऊँगी, आपको उस हिसाब से चलना है, आपको उस हिसाब से वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये याद नहीं रखना, लेकिन अगर आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट हैं और आपको सब्जेक्टिव पेपर देना है तो आपको याद रखना पड़ेगा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपके जो प्रिंसिपल क्वांटम वैल्यू की वैल्यू शुरू होती है 0 से, 0 1 2 3। तो यहाँ पर हमारे जो लेवल शुरू होते हैं वो 0 से शुरू होता है। ओके, सो ये आपको याद रखना है। और अगर इसको याद नहीं होता है, जो हमारा पार्टिकल इन बॉक्स होता है वहाँ पर n की वैल्यू 1 से शुरू होती है और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में वो 0 से शुरू होती है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप ये याद रखिए SHO, O मतलब यहाँ पर 0, मतलब ये आपको क्या किससे कनेक्ट करेगा कि यहाँ पर n की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, ठीक है। सो अब सबसे पहली बात है कि अगर आपको निकालना है n इज़ इक्वल्स टू 0 लेवल के लिए हार्माइट पॉलिनॉमियल, क्योंकि आपको अगर 0 ये आपका ग्राउंड स्टेट हो जाएगी, ठीक है। ग्राउंड स्टेट के लिए अगर आपको हार्माइट पॉलिनॉमियल बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले मैं आपको इसके अकॉर्डिंग बताती हूँ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अब आपको क्या करना है, यहाँ पर h आपको 0 लिखोगे, जीटा पे डिपेंड कर रहा है -1 की पावर में 0, ठीक है, यहाँ पे -1 की पावर में 0। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखोगे, e⁻⁻ζ², यहाँ पर आपका क्या होगा, d की पावर में 0 e⁻⁻ζ² अपॉन में d की पावर में जीटा की पावर में 0। तो किसी भी चीज़ की पावर में 0 क्या होता है, वो 1 होता है। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 की पावर में 0 इज़ 1 e⁻⁻ζ²। एक मिनट, यहाँ पर ये प्लस होगा, सॉरी, इसको आप चेंज कर लेना, यहाँ पर ये प्लस होगा, वही मैं सोचूं कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तो ये प्लस होगा। ओके, फिर उसके बाद ये क्या होगा,
ई टू द पावर यहाँ पर आपका क्या है डिफ्रेंसिएशन, डी टू द पावर 0 क्या होगा 1 होगा, और ये भी पूरा 1 होगा, तो आपका बचा क्या ई टू द पावर माइनस जीटा का स्क्वायर। तो अगर आपका ये 1 है तो मतलब कुछ इस पे ऑपरेट कर रहा है, कुछ नहीं ऑपरेट कर रहा, तो मतलब ये आपका एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये तो आपका पूरा डी टू द पावर ये जो है ये पूरी क्वांटिटी है ये तो आपकी 1 के बराबर हो गई। तो बचा क्या ई टू द पावर माइनस जीटा का स्क्वायर, ई टू द पावर माइनस जीटा का स्क्वायर। तो ई टू द पावर प्लस जीटा स्क्वायर माइनस जीटा स्क्वायर ये भी क्या हो गया 1, तो आपका वैल्यू आ गई 1। तो मतलब आपका हर्माइट पॉलिनोमियल की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1 फॉर ग्राउंड स्टेट। ओके। और अगर आपको जैसे अब आप कह रहे हो सोच रहे होगे कि यहाँ पर जीटा आ गया है, बट हम तो एक्स जनरली लेके चलते हैं क्योंकि हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी एक्स है, तो उसके लिए कन्वर्जन होती है विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा और एक्स। अल्फ़ा जो है ये कोई भी आप कांस्टेंट मान के चलियो, इसकी अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो होती है एम ओमेगा बाय एच डायरेक्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जीटा को हम आप ऐसे एक्स में कन्वर्ट कर सकते हो बाय अ फैक्टर रूट ऑफ अल्फ़ा। सो अल्फ़ा क्या होता है वो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आपका जो नेचर होता है फंक्शन का वो क्या है ई टू द पावर में माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाय 2 क्यों आया, ये आपका यहाँ पर फंक्शन होगा विच इज़ एफ ऑफ एक्स। पीछे मैंने लिखा था ना ई टू द पावर में माइनस सी एक्स स्क्वायर, तो जो आपका सी होगा वो होगा माइनस अल्फ़ा बाय 2, ठीक है, ये आपका फंक्शन होगा। तो अगर आपको साई 0 लिखना है तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, फिर आता है हर्माइट पॉलिनोमियल जो है 1, और इसका नेचर ऑफ द फंक्शन जो होगा ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाय 2। सो ये आपका वेव फंक्शन बन गया किसके लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए। अब आप किसी भी लेवल के लिए आप वेव फंक्शन बता सकते हो। ओके। सो अब हम निकालते हैं H1 के लिए। H1 के लिए वेव फंक्शन क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या लिखना है -1 की पावर में n, ठीक है, ई टू द पावर में प्लस जीटा स्क्वायर डी की पावर में n ई टू द पावर में जीटा स्क्वायर अपॉन में डी की पावर में जीटा की पावर में n। अब आपको n की जगह क्या पुट करना है 1, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे -1 की पावर में 1 ई टू द पावर में जीटा स्क्वायर, यहाँ पर d बाई डी जीटा हो जाएगा, d बाई डी जीटा किसका हो जाएगा ई टू द पावर माइनस जीटा स्क्वायर। इसका जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी -1 ई टू द पावर जीटा स्क्वायर -2 जीटा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में ये मान के चल रही हूँ आपको आता होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 2 जीटा विच इज़ H1। तो आपका हर्माइट पॉलिनोमियल सेकेंड लेवल के लिए सॉरी n इज इक्वल्स टू 1, तो ये आपका क्या होगा सेकेंड लेवल होगा ना, क्योंकि देखो 0 से शुरू हो रहा है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, तो यहाँ पे फर्स्ट ग्राउंड लेवल ये आपका 0 के लिए है और सेकंड लेवल आपका ये है। तो हमेशा याद रखना इसमें जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी आपकी 1, n जो n इज इक्वल्स टू 1 ये आपकी क्या है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ओके, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज n इज इक्वल्स टू 1, और पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स में क्या होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज सेकेंड लेवल। ओके, सो इसीलिए मैं आपको साथ के साथ ही क्लियर करके चल रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो H1 आपकी वैल्यू क्या आ गई 2 जीटा। अब ऐसे आप निकाल सकते हो 3H3 के लिए, H4 के लिए ऐसे आप निकाल सकते हो, है कि नहीं, ये वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप कैसे कैलकुलेट करोगे आपको पता होना चाहिए। तो H3 के लिए आप कैलकुलेट करना, आपका जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसे आएगा 8 जीटा क्यूब माइनस 12 जीटा, और H4 का जो आपका वैल्यू आएगी 16 जीटा 4 माइनस 48 जीटा स्क्वायर प्लस 12। तो ये आप वेरीफाई करना, आपका होमवर्क है कि n इज इक्वल्स टू 3 और 4 के लिए आपको हर्माइट पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है। अब हमने देख लिया है कि हर्माइट पॉलिनोमियल हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अब आती है इसकी ट्रिक कि हमें इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो ट्रिक ही काम करेगी। ओके, ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक होती है एक रिकर्सन रिलेशन। रिकर्शन रिलेशन का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो बार बार आपको रिपीट हो रही है। रिकर्सिव का मतलब होता है कि कुछ आपका रिपीट होना, ठीक है। अब आपका इसका रिलेशन कैसे निकालोगे, ये आपकी ट्रिक है। HN+1 पहले आप लिख लो 2 जीटा HN
माइनस 2NHN-1। सो ये आपकी ट्रिक है। अब आपको निकालना कैसे है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपको H1 मतलब n इज इक्वल्स टू 1 स्टेट के लिए आपको निकालना है, ठीक है। h इज इक्वल्स टू 1 स्टेट के लिए आप शायद इसमें नहीं निकाल पाओगे क्योंकि वो आपको याद रखना पड़ेगा, तो मैं H2 का निकालती हूँ। मैं आपको बताऊँगी अभी कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो आप ये मान के चलिए आपकी n की वैल्यू क्या है, 2। आपको H2 के लिए आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका n इज इक्वल्स टू 2 के लिए आपको निकालना है। तो अब आपको यहाँ पर इस तरीके से रखना है कि यहाँ पर 2 आए। तो आप कैसे रखोगे, यहाँ पे H1 + 1, ठीक है। तो मतलब n क्या है, यहाँ पर आपका 1 हो गया। n की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई क्योंकि 1 + 1 होगा। तो 2 ज़ीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, n है, n क्या है, यहाँ पे 1 है। लेकिन आप यहाँ पे याद रखो कि आप यहाँ पर 2 लेवल के लिए निकाल रहे हो, ठीक है। ये ट्रिक है, इसीलिए मैं आपको, या तो आप यहाँ पर डैश लिख सकते हो ताकि आप थोड़ा चेंज कर सको। -2, n की वैल्यू क्या है, 1, यहाँ पर 1 पुट करा आपने। HN-1 मतलब 1 - 1 क्या होता है, 0। सो अब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ज़ीटा। H1 क्या आया था हमारा, H1 की वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाली थी वो आई थी 2 ज़ीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 ज़ीटा -2 इंटू में जो हर्माइट पॉलिनॉमियल हमारा 0 के लिए आया था वो क्या था, 1। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 4 ज़ीटा स्क्वायर -2। तो ये आपका किसके लिए निकल गया, 2। सेकेंड फंक्शन के लिए मतलब सेकेंड लेवल के लिए n इज इक्वल्स टू 2 के लिए आपका निकल गया ये चीज़। तो ये आप उससे वेरीफाई करके देख लेना। अब आप सोच रहे होगे मैंने यहाँ पर 2 का क्यों निकाला, 0 और 1 का क्यों नहीं निकाला, क्योंकि आप देख सकते हो जब मेरे को यहाँ पर 2 का निकालना है तो मेरा यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 और 0। मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 का कैलकुलेट करूँगी तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, 0 और -1 की। और -1 तो हमारा कोई लेवल है ही नहीं, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और इंटीजर है। हमारा जो क्वांटम नंबर है वो नेगेटिव नहीं होता कभी भी, है ना, हमेशा पॉजिटिव होता है, एक रियल नंबर होता है। तो इस वजह से हम यहाँ पर 1 और 0 के लिए नहीं निकाल सकते हैं। हम 2, 3, 4 के लिए आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला उनके लिए वैलिड है। तो बच्चों आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, आपको हर्माइट पॉलिनॉमियल 0 लेवल के लिए आपको याद रखना है 1, और आपको हर्माइट पॉलिनॉमियल फर्स्ट लेवल के लिए जो H1 है इसके लिए आपको याद रखना है 2 ज़ीटा। तो ये आपको दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। सो अगर मैं यहाँ पर समरी निकालूँ, समरी के नाम पे यहाँ पे कंक्लूड करूँ, तो आपको फर्स्ट चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि ज़ीटा कैसे आपका कन्वर्ट हो सकता है अल्फ़ा एक्स, ये आपका कन्वर्जन होती है। दूसरा के क्या होता है आपका m ओमेगा, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तीसरा चीज़ ये कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, ½ वो आपको हैमिल्टोनियन वो आपको याद ही रखना है क्योंकि उसका कोई और उपचार नहीं है, ठीक है। और दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अल्फ़ा की वैल्यू, वो होगी m ओमेगा बाय h डायरेक्ट। तो ये आपको 3 चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। एंड जो लास्ट चीज़, फोर्थ चीज़ है जो आपको अच्छे से याद रखनी है वो है h। अगर आप n+1 ये आप कुछ निकाल रहे हो किसी लेवल के लिए, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 2 ज़ीटा HN - 2n HN-1। तो ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जिसके लिए आपको H0 की वैल्यू 1 याद रखनी है और H1 की वैल्यू आपको 2 ज़ीटा याद रखनी है। तो ये आपकी आज के लेसन की समरी है जो आपको मेमोराइज़ करके रखनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक चीज़ हो गई जो आपको आज के लिए याद रखनी है। तो आज हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया, आज मैं इसमें आपको समरी थोड़ा बता देना चाहती हूँ। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में डिस्कस किया हमने कि ये क्या होता है और ये हम क्यों पढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी इसमें हम क्या यूज़ करते हैं। फिर मैंने आपको इसका हैमिल्टोनियन बताया, हैमिल्टोनियन क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में मैंने आपको इसमें एक आइडिया दिया कि हम वो कैसे निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद मैंने आपको इसका हैमिल्टोनियन लिखना सिखाया। हमने उसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट उसका फंक्शन था, वो था -(cx²), जिसको मैंने अभी चेंज करके लिखा -(α(x²/2)। तो ये आपको याद रखना है। ये आपका नेचर क्या है, गॉसियन टाइप। इसमें जो हम पॉलिनॉमियल यूज़ करते हैं वो होता है हर्माइट पॉलिनॉमियल।
तो उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। और वेव फंक्शन में क्या क्या चाहिए, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, हर्माइट पॉलिनोमियल और उसका फंक्शन। तो ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। हमने हर्माइट पॉलिनोमियल देख लिया, उसका वेव फंक्शन देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं और गॉसियन फंक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, उसके कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे और नॉर्मलाइजेशन की हम ट्रिक्स देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून टू केमिस्ट क्लब एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय एंड प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल।